चलो भाई, लेट्स बिगिन। चालू करते हैं। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आप लोग बताना आप लोगों को दिख रही है या नहीं। अच्छा, किसी को साउंड का प्रॉब्लम आता है बीच में, ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं आ रही है सर, या स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो बता देना, चैट में लिख देना या फिर हाथ ऊपर करके बता देना। ठीक है। या फिर आप एक एक काम खुद से पहले से ट्राई कर सकते हो, आप एक बार रीजॉइन कर लेना, क्लास लीव करके आप रीजॉइन करोगे ना तो सॉल्व हो जाती है, जनरली सॉल्व हो जाती है। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, स्क्रीन sir. विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन। जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आई गेस वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। अच्छा, लास्ट वाली क्लास का रिवीजन किया था तुम लोगों ने? जो पुराने बच्चे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेनली जो दिक्कत आती है ना, वो ये आती है कि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू याद करने हैं, यानी कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे उतना ज्यादा आपका मेमोराइजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ट्राई करना कि हर हर क्लास के बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर आप एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस करो घर पे जाके। जब तक आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपकी क्लास वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो मसल मेमोरी में फीड नहीं होने वाला, आपको करना पड़ेगा उसको। ठीक है, घर जाके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। आ गया। ओके। तो आज हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे मेनली, और उसके एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, है ना। थोड़ा सा पुराना बचा हुआ था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना सीखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर जो होती है, वो हॉलो स्फेयर की तरह ही होती है, बाहर भी के क्यू अपॉन आर निकाली थी हमने, याद है सबको। Yes, Yes, sir. sir. अगर हम स्फेयर के बाहर की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने कोई स्फेयर लिया है और उसमें आप कोई बाहर पॉइंट लेते हो आर डिस्टेंस पे, सेंटर से लेते हैं ये डिस्टेंस, ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई स्फेयर है और उस पे आप किसी पी पॉइंट पे जो कि स्फेयर के बाहर है, उस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, देन द फॉर्मूला विल बी के क्यू अपॉन आर। ठीक है। इसमें सब लोगों को आई गेस पता होगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है ना, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 9 × 10⁹ Yes, sir. Nice, sir. Yes, sir. Yes, sir. और क्यू आपका चार्ज है जो कि स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज हो गया, जैसे कि लेट से अज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पे पूरे स्फेयर पे, है ना। तो इस नेट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, ये हम निकालते हैं के क्यू बाय आर से। ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन लास्ट टाइम भी किया हुआ था, हॉलो स्फेयर का जो होता है वही स्फेयर का भी होता है। अगर हमारा पॉइंट है सरफेस पे, तो हमें क्या करना है, इस वाले ऊपर वाले फॉर्मूले में बस आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर रखना है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि जब हम आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, Surface पे. Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो उससे Yes, पोटेंशियल sir. निकल जाएगा। देखो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है जो कि हम डिस्कस करें। ठीक है। दिक्कत आती है इनसाइड निकालने में। इनसाइड निकालने में दिक्कत क्या आती है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इसका हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है। इसका हमने डेरिवेशन किया था, याद है, क्योंकि स्फेयर के अंदर भी चार्ज होता है, इनसाइड भी चार्ज होता है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. भाई समझो ना यार, एक स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर में आपके अंदर भी कुछ ना कुछ मटेरियल है जिससे भी ये बना हुआ है, और एक हॉलो स्फेयर है। हॉलो स्फेयर का मतलब ये होता है कि ये अंदर से क्या है, एम्प्टी Yes, sir. है ना। Yes, तो sir. जो एम्प्टी है उसके अंदर चार्जेस नहीं होते हैं, है ना। हॉलो हॉलो स्फेयर में अंदर चार्जेस नहीं होते हैं, तो जब चार्जेस नहीं होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम नहीं काउंट कर पाते हैं, उसकी नहीं निकलती। लेकिन सिंस स्फेयर के अंदर चार्जेस होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, जनरेट होती है। तो अगर आपको कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर आपको कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसी कोई आपने गॉसियन सरफेस लिया मान लो, गॉसियन सरफेस क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे हम गॉस लॉ में, वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ठीक है। तो अगर आपको अंदर कोई, मान लो किसी सरफेस पे निकालनी है,
किसी डिस्टेंस पे निकालनी है सेंटर से, स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे निकालोगे आप? K इंटू क्यू। अब क्यू चार्ज कौन सा है? जो आपने स्फेयर को दिया हुआ है, टोटल चार्ज। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. टोटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट इनसाइड द स्फेयर, अंदर की तरफ जो डिस्टेंस है ना, वो स्मॉल आर है। और कैपिटल आर तो सबको पता है, ये रेडियस ऑफ द स्फेयर, Yes, राइट? sir. चलो, अब इसको पोटेंशियल के लिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल ली थी लास्ट टाइम, आई गेस आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत कैसे निकाली थी। Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ कैसे निकालेंगे स्फेयर में? किसी को पता है? हाथ ऊपर करके बताओ। एनीवन? कोई नहीं है? व्हाट इफ दिस इज अ मेटालिक स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर ही है बेटा। कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें, कंडक्ट चार्ज समझो ना, अगर कंडक्टिंग स्फेयर नहीं होगा तो हम चार्ज की बात कैसे कर पाएंगे ढंग से? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की भी बात करेंगे हम आगे, बट अभी हम कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताइए कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अंदर निकाली थी, उसमें हमने कॉन्सेप्ट यूज क्या किया था? Sir, Gauss law. वो वॉल्यूम वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी. हाँ, हमने क्या बात करी थी अब, कि भाई चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज Yes, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्फेयर के केस में, है ना? खुद भी लिखता है ना, ये टॉपिक में भी लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो बाहर की तरफ कैपिटल क्यू चार्ज जो है आपका, और अंदर की तरफ लेट से क्यू डैश चार्ज है ना, लेट्स अज्यूम। तो इसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी बनेगी, यानी कि क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। इज दैट राइट? ये Yes. सेम होगी अंदर वाली चार्ज डेंसिटी के, विच विल बी 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, है ना? ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था। बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। चार्ज सेम नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी सेम, राइट? तो इसकी वजह से हम, मतलब इस रिलेशन की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं? एक रिलेशन निकाल सकते हैं इन क्यू डैश एंड क्यू। फिर हम इसको गॉस लॉ की हेल्प से, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा, है ना? क्या होता है भाई गॉस लॉ? Q enclosed by epsilon naught. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए विल बी Q upon epsilon naught. क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदर जितना भी चार्ज है आपका, जो क्यू डैश आपने लिया है, फॉर एन एग्जांपल आपने क्यू डैश जो एग्जाम लिया है यहाँ पे चार्ज, है ना? तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो इसकी, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना एरिया को अंदर, 4πr² हो जाएगा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और क्यू डैश आपने क्यू की टर्म्स में निकाल लिया है, क्यू डैश आपने क्यू की टर्म्स में निकाल लिया है, तो क्यू इन क्यू डैश है ना? तो आप क्यू इन को कैपिटल क्यू के टर्म्स में लिख सकते हो, और उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर इंटू के अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यानी रेडियस के टर्म्स में आ जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर के टर्म्स में, राइट? सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन दिस फॉर्मूला। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे बच्चों, तो क्या हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, जब पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था? इज इट द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज? Yes, sir. Sir. और वर्क डन किस चीज का? जब आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो, है ना? इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पे लेके आए, तो इसमें कितना वर्क हुआ है? इसमें कितना वर्क हुआ है? इसको जब आप पर यूनिट चार्ज निकालते हो, तो आ जाता है आपका पोटेंशियल, Yes, Yes. sir. Yes. है ना? तो इसमें हमें एक चीज समझनी जरूरी है, वो ये है कि अगर आप अंदर की तरफ निकाल रहे हो, तो आपको 2 स्टेप में पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। वो 2 स्टेप्स क्या क्या होंगे? एक तो आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो चार्ज को सरफेस तक, कैपिटल आर तक, Yes, sir. हाँ, और फिर Yes. आर से आप लेके आ रहे हो स्मॉल आर तक। लेकिन मैंने 2 स्टेप्स यूज क्यों किए? रीजन क्या था मेरा 2 स्टेप यूज करने का? मैं पोटेंशियल डायरेक्टली इन्फिनिटी से आर भी तो लेके आ सकता था। मेरा इंटीग्रेशन आप सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना? स्लाइड में दिख रहा है सबको कि सर इंटीग्रेट हो रहा है 2 बार, एक बार इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक जा रहा है और एक बार कैपिटल आर से स्मॉल आर तक जा रहा है।
लेकिन 2 बार अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कौन बताएगा? अच्छा ये बताओ, गलती क्या हो जाएगी अगर हम इन्फिनिटी से डायरेक्ट स्मॉल आर तक करते हैं इंटीग्रेट? अगर मैं ईडीआर को इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर दूं, तो गलती क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या है उसमें? कॉन्सेप्ट समझो ना बेटा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, याद रह जाएगा ये चीज। नहीं आ रहा क्या? No, sir. ये बेटा सिंपल सा रीजन क्या हो सकता है, देखो समझो ना, यहाँ पे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपकी अलग थी, ई आउटसाइड थी, Yes, sir. है ना? Yes, कैपिटल sir. आर तो यही आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन आर के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया है, ई इनसाइड आप यूज कर रहे हो, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आप ई इनसाइड यूज कर रहे हो। देखो ना, इसका फॉर्मूला भी तो अलग होता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये तो हमने Yes. पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के अंदर की तरफ, ई इनसाइड, है ना? Yes, sir. और ई आउटसाइड आपकी स्फेयर में बात कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के या आर स्क्वायर के? R square. आर स्क्वायर के। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या कुछ? No, sir. नहीं। हाँ, तो देखो ना, रिलेशनशिप में से भी डिफरेंस है ना? यानी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही है, जो चेंज हो रही है, वो अलग अलग चेंज हो रही है। बाहर की तरफ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, अंदर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, है ना? फॉर्मूले से हमने निकाला, अरे फॉर्मूले से निकाला ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ना लास्ट टाइम निकाल के Yes, बताया, sir. के Yes, क्यू sir. Yes, अपॉन sir. आर स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर हो जाता है ना, बाहर की तरफ और सरफेस पे भी, राइट? लेकिन अंदर की तरफ तो ये के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होती है, यानी कि डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आपको अपना पॉइंट लेना है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसके साथ रिलेशनशिप अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको दोनों अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दैट्स वाई हमने दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिया है, एक तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक किया क्योंकि वहां तक सेम फॉर्मूला लगता था, है ना, और उसको इंटीग्रेट कर दिया डीआर के साथ में, और फिर हमने प्लस ऐड करके कैपिटल आर से स्मॉल आर तक अंदर की तरफ जो डिस्टेंस है, स्मॉल आर समझ में आ रहा है ना सबको, कौन सा डिस्टेंस है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्मॉल आर आपका अंदर वाला Yes, डिस्टेंस sir. है, ये इनसाइड द स्फेयर है ना? तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे क्या चीज, ई इनसाइड, है ना? Yes. और कैपिटल आर से इंफिनिटी तक हम यूज कर लेंगे ई आउटसाइड। Yes, sir. ठीक है, दैट्स वाई हमने अलग अलग निकाला है। तो बस अब तो इंटीग्रेशन करना बाकी है। ई आउटसाइड तो तुम्हें पता है, ये के क्यू अपॉन आर होता है, अभी अभी निकाल के आए हो तुम थोड़ी देर पहले, है ना? और ई इनसाइड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है ना? इंटीग्रेट कर दो बस अब। इंटीग्रेट जब करोगे इन्फिनिटी से आर, तो के क्यू, अब यहाँ पे ई, के क्यू अपॉन आर इंटू डी आर है, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू वैल्यू पुट करनी है इसमें तो बस। लेकिन जब आप इस मतलब जो इंटीग्रेशन आएगा वो आर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ पे तो कैपिटल आर ही आएगा। ये समझ में आ रही है सबको बात, ये वाली इंटीग्रेशन कैसे हुआ ये वाला? इन्फिनिटी से Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes, sir. ठीक है, इन्फिनिटी से जब आर जा रहे हैं तब तो हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे एक बार आर रख देंगे, है ना? तो इन्फिनिटी वाला तो जीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लेकिन जब आर रखोगे आप तो एक आर और दूसरा आर कट जाएगा, तो ये बनेगा केवल के क्यूब अपॉन आर। लेकिन जो दूसरा वाला है, आर से स्मॉल आर वाला, ये वाला जो टर्म है इस पे फोकस करना है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आर स्क्वायर अपॉन टू बनेगा। क्या बनेगा आपका? आर स्क्वायर अपॉन टू। 5.2. नीचे इसमें तो आर स्क्वायर था नीचे, तो वो तो इंटीग्रेट होके के क्यू अपॉन आर बन गया सीधे, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन टू बनेगा क्योंकि इसमें आर ऊपर की तरफ था, न्यूमरेटर में था इसमें, है ना? तो इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, लिमिट रखनी है, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूला टू रिमेंबर। पोटेंशियल जो होता है के क्यू अपॉन टू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय 3 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा। अगर डेरिवेशन समझ में नहीं आया है तो फॉर्मूला दिक्कत होगी याद रखने।
ठीक है। फिर भी आप क्वेश्चंस अगर करोगे तो रह जाएगा याद, और जनरली इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर आ भी जाए इन केस तो आपको याद रह जाएगा अगर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इस फॉर्मूले बेस। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तो जो नए बच्चे हैं उनके पास नहीं है मुझे पता है, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है डीपीपी, और हम ये सब चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, आगे चले बच्चों। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात Yes, करते हैं। sir. इक्विपोटेंशियल सरफेस सबको पता है क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. नाम से ही sir. समझ में आ रहा है ना, सरफेस एट विच एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम, है ना। ऐसे sir. ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम रहे। Yes, sir. पोटेंशियल विल बी सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं, वो आपको याद रखने हैं, तो एक बार सुन लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो है वो थ्योरी है कंप्लीटली, है ना। इसमें बस कुछ चीजें याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक तो सबसे पहले ये कि पॉइंट चार्ज की जब बात करोगे आप, तो पॉइंट चार्ज के लिए आपको पता है रेडियली आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Yes. आप कैसे जाती हैं, या तो बाहर की तरफ जाती हैं रेडियली, या अंदर की तरफ आती हैं रेडियली, है ना। डिपेंड करता है चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर जाएंगी, नेगेटिव है तो अंदर आ जाएंगी। तो जब आपका पॉइंट चार्ज होगा तो उस केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, है ना, या फिर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से शेल की तरह बिहेव करता है ना। सर्कल इसलिए नहीं बोल रहे हैं, रीजन समझ में आ रहा है, सर्कल और शेल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। शेल क्यों बोल रहे हैं, सर्कल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या Yes, रीजन है? sir. Yes, sir. Hollow है ना? नहीं, सर्कल क्यों नहीं बोल रहे, शेल क्यों बोल रहे हैं? सर 3D होता है। हाँ, क्योंकि आपका पॉइंट चार्ज केवल एक ही प्लेन में थोड़ी ना कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा, वो तो चारों तरफ छोड़ेगा ना, इधर भी हर तरफ छोड़ेगा, हर डायरेक्शन में, है ना। इट Yes, sir. जो भी आपका सरफेस एनकम्पास करेगा, है ना, वो एक स्फेयर होगा। ठीक है, शेल होगा। ठीक है, अंदर से हॉलो होगा ऑब्वियसली, अंदर कोई मैटर थोड़ी ना है, लेकिन होगा वो शेल, स्फेरिकल होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आपका कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। ये समझ में आ रही बात सबको, उतना ही इसका भी Yes, होगा, sir. है Yes, ना। sir. बेसिकली इस पूरे सरफेस पे जो जो पॉइंट है उन सब पे पोटेंशियल सेम होने वाला है, और टेक्निकली यही होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे कर रहा है ना। तो डिस्टेंस तो सबकी सेम है ना बेटा, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की भी डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट की भी डिस्टेंस सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तभी तो वो एक तरह से आपका सर्कल बनता है या स्फेयर बनता है। Yes. सारे रेडियस बन जाएंगे ना डिस्टेंसेस उसके स्फेयर की, Yes, है ना। sir. तो भाई इस वजह से आपके सारे पॉइंट्स पे जो है पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, सेम तरीके से अगर आपकी पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है, जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पे नेगेटिव रखा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबको पता है ये बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जब पैरेलल लाइंस का केस आएगा तो उस केस में आपको एक प्लेन परपेंडिकुलरली कट करना है ना, पैरेलल लाइंस पे, यानी कि एक प्लेन बना देना जो कि परपेंडिकुलर हो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ये देखो, दिख रहा है सबको, परपेंडिकुलर है ये, ऐसे। ठीक है, Yes, sir. तो ये जो प्लेन्स होंगे इस प्लेन पे हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होगा, है ना, यानी कि हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा जो जो पॉइंट इस प्लेन पे लाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पे दो, अगर दो चार्जेस हो एक की जगह, तो उसका केस दे रखा है कि ऐसा कुछ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी जिस तरह से यहाँ पे एक्ट कर रही हैं उसके हिसाब से कुछ इस प्रकार का, इस तरह का आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। रेड डॉटेड लाइंस दिख रही है ना सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सर्फेस का एप्लीकेशन समझते हैं कि मतलब क्या है, पढ़ा क्यों है हमने ये सब इतना पढ़ तो लिया, पर रीजन क्यों है, क्या है इसका पढ़ने का। ठीक है, तो हमको बेसिकली वर्क डन निकालना था इन मूविंग चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, तो वर्क डन कैसे निकालोगे। वो जो चार्ज मूव कर रहा है बिटवीन टू, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स, तो आप कैसे निकालोगे वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन हमको सबको पता है, एफ डॉट डी आर होता है। Yes, sir. Yes, sir. एफ डॉट डी आर होता है वर्क डन, ये फॉर्मूला सबको पता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे भी अरे यार बचपन में पढ़ा था ना, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उससे ही तो निकाला है ये एफ डॉट डी आर, है ना। वेक्टर्स के केस में एंगल्स भी तो इन्वॉल्व होंगे, है ना। आई होप सबको पता होगा, ये जो नए बच्चे आए हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर अगर आपका वर्क डन है तो आप एफ को क्यू डॉट ई लिख सकते हो। क्यू Yes, ई, sir. क्यू Yes, डॉट, sir. Yes, sir. है ना, ये होता है आपका फोर्स। तो आपने रिप्लेस कर दिया उसको P डॉट ई से, डॉट डीएल तो है ही सही, तो आपका Q डॉट ई में आपने Q को भेज दिया नीचे, यानी कि आपने वर्क डन डिवाइडेड बाय Q एक टर्म बना दी, जिसको कि ऑब्वियसली आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। ये हमने यही डेफिनेशन दी थी पोटेंशियल डिफरेंस की। Yes, Yes. sir. Sir. एक चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना वर्क डन हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज वर्क डन, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। ये डेफिनेशन भी यही होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो अब आप वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में ऑब्टेन कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एल, राइट। और वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी इंटू क्यू। ये समझ में आया क्या सबको, ये Yes, वाला sir. बॉक्स वाला फॉर्मूला, Sir. है ना। हमने बस कुछ नहीं किया, ये डेल्टा वी हमने जो लिखा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम क्यू के साथ में इसको, है ना। और नेगेटिव साइन तो था ही सही, क्योंकि जनरली हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो कंसिडर करते हुए चलते हैं कि नेगेटिव होगा। ठीक है, व्हेन चार्ज इज मूव्ड विद इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस डेल्टा वी शुड बी 0। अगर चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराया जाए, जैसे ये पॉइंट चार्ज था और आर डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होने वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा ये पूरा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मान लो मैंने यहां से अपना इस पॉइंट से चार्ज को उठाया और मैं इस पॉइंट पे ले आया। ठीक है, यहां से यहां तक लेके आया मैं, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना आना चाहिए, 0. 0. आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल Yes. सा रीजन है, दोनों Yes, पॉइंट्स sir. का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का जब पोटेंशियल सेम है और मतलब बेसिकली v1 इक्वल्स टू v2 है ना। पॉइंट वन पे यहाँ पे v1 है अगर, और यहाँ पे v2 है, तो अगर v1 और v2 सेम है तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, Yes. है ना? Yes, Yes, sir. अगर डेल्टा v 0 है, अगर पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन भी 0 हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ है मतलब। sir. Yes, Yes. sir. कोई वर्क नहीं होता जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो चार्ज को, कोई वर्क डन नहीं होता। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमने ये बेसिकली डिराइव किया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड हेंस वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो भी सरफेस है ना आपका, जैसे कि ये सरफेस बनाया आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से निकल रही होगी वो इस सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या ये बात समझ में आती है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जा रही है ना बेटा, पॉइंट चार्ज की अगर आप बात करो जैसे, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. और तुमने मान लो ये सरफेस बना दिया, ऐसा सरफेस बन गया पॉइंट चार्ज के आसपास, तो मान लो इस सरफेस से ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे निकल रही है बाहर, ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रही है, तो ये सरफेस से तो 90 डिग्री का एंगल ही बना रही है Yes, sir. है ना। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल रही है ये, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, एंड सिंस इट विल बी परपेंडिकुलर, तो आपका डीएल वेक्टर के साथ अगर परपेंडिकुलर हुआ तो आपका वर्क डन 0 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया, Yes, sir. इलेक्ट्रिक आगे फील्ड आगे। डीएल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी
तो ई डॉट डी एल कितना आएगा? कॉस 90 कितना होता है? Zero. Zero. जीरो होता है कॉस 90। Yes, sir. ई मल्टीप्लाई बाय डी एल मल्टीप्लाई बाय कॉस 90, तो इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। बेसिकली डेल्टा वी होता है ना ई डॉट डी एल माइनस ई डॉट डी एल, तो Yes, डेल्टा sir. हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट दिया है बेसिकली। चलो भाई आगे चलें। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? No, No, sir. sir. पक्का? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। सब लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को 2 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अपने आंसर्स को आपको चैट में लिखना है। सर ये क्वेश्चंस तो हमने कल कर लिए थे ना? किया था आपने ये? Yes, sir. तो फिर आपने ये पढ़ लिया था जो मैं पढ़ा रहा था अभी? Yes, Yes, sir. sir. ये मेरी क्लास में हो गया था। तो तुमने बताया क्यों नहीं इतनी देर से? सर मुझे लगा रिवीजन चल रहा है। अरे बाप रे, इतनी देर से रिवीजन करेंगे क्या बेटा इतनी डिटेल में हम? सर हमारी क्लास में नहीं हुआ था। सर यूके Yes, बैच में sir. नहीं हुआ था। एक सेकेंड, B9 भी बैठा है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. सर वो पूरा? कंबाइन हो गई है ना। अरे आज से थोड़ी हुई है, कल से होनी थी कंबाइन। आज से हुई है। आज से हो गया। सर बैलेंस से तो होनी थी। अरे बाप रे। तो B9 वाले बच्चे को बता दूं मैं कि आज का लेक्चर जो है B8 के अकॉर्डिंगली चलेगा, क्योंकि B8 तुमसे एक लेक्चर पीछे रहता है जनरली, है ना? तो वो आज कवर होगा। तो जो B9 वाले बच्चे हैं वो अगर चाहें तो क्लास लीव कर सकते हैं आज। रिवीजन करना है तो बैठ जाओ, ठीक है? पर तुम जल्दी जल्दी आंसर दे दोगे सारे तुम्हें पता है क्योंकि क्वेश्चन सारे, ठीक है? तो B9 वाले बच्चे अगर चाहें लीव कर सकते हैं, और अगर चाहें बैठना तो बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको रिवीजन करना है बैठ जाओ, अगर छोड़नी है क्लास छोड़ दो। अगली क्लास जो आप लोगे, ठीक है, अगली क्लास जो भी होगी वो कंबाइंड ही होगी, वो भी B8 और B9 की, है ना? Yes, sir. है ना? और जो नए Yes, sir. बच्चे आए, जो नए बच्चे आए वो भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो अगली क्लास में हम कॉमन सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो भी मतलब पढ़ना है वो दोनों का कंबाइन होगा, ठीक है? एक बार B9 वाले बच्चे हाथ ऊपर करो यार, मेरे को देखने तो दो कौन कौन हो तुम लोग, कितने बच्चे हो यहाँ पे। B9 वाले बच्चे हाथ ऊपर करो जिन्होंने कल पढ़ लिया है ये ऑलरेडी। खुशी, मुस्कान, डिम्पल, हाँ हाँ तुम सब ने पढ़ लिया है ये। 5 6 बच्चे ही हैं क्या बस? दिशा, बाकी तो कोई आया भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ना आज का टाइम यूटिलाइज, तुम लोगों की कल ही तो क्लास हुई है, तुम लोग आज वापस से फिजिक्स की क्लास लेने आ गए हो। सिर्फ क्वेश्चन क्लास लीव कर दे। तुम लोगों की कल क्लास हुई है ना, वही पढ़ाऊंगा मैं आज। तो बेटर ये रहेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइम पे। ओके सर। अरे समझ में आ रही बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ? ओके Yes, सर। sir. छुट्टी नहीं हुई है, ऐसे जाके सो मत जाना ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है? जो डीबीपी है उसको कवर कर लो पूरा, और पीवाईक्यूज भी है वो भी, इसको भी कवर कर लो, ठीक है? सर कल से तो कोर्स एक साथ ही चलेगा हाँ ना। हाँ हाँ, बस आज की क्लास का है ये सिनेरियो, बस आज की क्लास का है। अगले दिन से जब भी आपकी क्लास लगती है वो कॉमन चलेगा कोर्स सारा, ओके। ठीक है? Bye, sir. बाय बाय बच्चा। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा, गुड नाइट। हाँ भाई बाकी बच्चे आंसर करो, तुम लोगों का तो पहली बार ही है। बी आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. चलो डिस्कस करें। यस सर। Sir. हाँ भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो V1 इक्वल्स टू V2 होगा क्या? यस सर। दो मेटल स्फेयर्स Yes, हैं, sir. रेडियाई R1 और R2 के, जिनको चार्ज किया गया है सेम पोटेंशियल पे। तो दोनों स्फेयर्स के केस में, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, दोनों स्फेयर के केस में पोटेंशियल सेम होगा। इसका V1 है, इसका V2 है, तो है ना? क्या होता है भाई पोटेंशियल, कैसे लिखते हैं? KQ अपॉन R, K इंटू Q1 अपॉन R1 इक्वल्स टू K इंटू Q2 अपॉन R2। ये रिलेशन ऑब्टेन होगा क्या बच्चों? Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इससे निकल जाएगा आंसर हमारा बहुत इजीली। हमें रेशियो तो निकालना था चार्जेस का, Q1 अपॉन Q2 तो निकालना था हमें। तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 कितना आ जाएगा? R1 अपॉन R2। यस सर। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ये,
ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, छोड़ के नहीं आना ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, Yes, आगे sir. चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब आप पढ़ चुके, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन बताएगा? हाँ जानवी। सर अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड जो पास करती है एनी सरफेस से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कूल। शिवा, सेम बोलना है? सर हाँ, किसी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली क्या बताता है बेटा? फ्लक्स हमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी सर मतलब बेसिकली फ्लक्स जो है वो लिंक्ड है एरिया से। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हम वैसे भी कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन फ्लक्स की बात हम तब करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो जब किसी सरफेस एरिया की बात हो रही होती है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी चीज का, जैसे तुमने क्यूबॉइड ले लिया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना? अब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का? रेक्टेंगल होगा ना? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो तुम खुद से लोगे, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से या रेक्टेंगल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो चीज आपको बताएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो फ्लक्स के यूजेज हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ही काम आते हैं, गॉस थ्योरम वगैरह हम पढ़ेंगे जब, है ना, आगे। लेकिन अभी फ्लक्स का आइडिया आपको देता हूं मैं, तो उसका मतलब ये है सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जस्ट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं इसको? फाई से करते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं यार, ये सब तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये सब चीजें तुम्हें पता है ना? तो हम जब बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे कि किस किस पे डिपेंड करता है ये, बताओ। सर एरिया। Electric field पे. इलेक्ट्रिक फील्ड पे करता है एक तो ऑब्वियसली। Yes, sir. यस सर। हाँ एरिया कार्तिक, वेक्टर। किस पे Cross करता है वो? एरिया cross वेक्टर। area vector. हाँ. इलेक्ट्रिक फील्ड पे करता है, एरिया वेक्टर पे करता है, और इसके अलावा भी करता है ये किसी चीज पे? Angle पे. Angle. Made by the area vector with the normal. हाँ, चलो करते हैं, डिस्कस वो भी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है भाई? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी क्या? Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेंगी, और अगर तुमने एरिया को कांस्टेंट रख दिया है तुम्हारा फ्लक्स बढ़ेगा। यस सर। Yes. यस सर। पे किस पे डिपेंड करता है ये? एरिया वेक्टर पे, एरिया ऑफ सरफेस। एरिया तो आपकी वॉइस नहीं क्लियर. ठीक होगी। Yes, sir. स्क्रीन भी नहीं दिख रही. मैं दोबारा चेक कर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए अच्छा, ऐसा हुआ है। एक सेकंड रुको, अभी आ रही है क्या आवाज मेरी? Yes, sir. यस सर। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को अगर स्क्रीन विजिबल हो तो बताना। विजिबल है क्या बच्चों? Yes, sir. और मेरी आवाज आ रही है? मफल्ड वॉइस तो नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एरिया वेक्टर की। अब एरिया ऑफ सरफेस अगर कम होता है, मान लो एरिया वेक्टर की वैल्यू हम जनरली निकालते हैं, पर मान लो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ही कम हो गया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया किसी सरफेस पे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कांस्टेंट रख दिया,
मान लो ये सरफेस था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही है, मान लो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, इससे पास होती है टोटल 3 और 2 बाहर से निकल जाती है। लेकिन हमने हमारा एरिया और श्रिंक कर दिया, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमने और श्रिंक कर दिया एरिया, है ना, छोटा सा एरिया हो गया हमारा, और आपकी केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो इस केस में फ्लक्स कम हो जाएगा क्या? Yes, sir. इलेक्ट्रिक sir. फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी लेसर, है ना, तो Yes, आपका sir. फ्लक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। थर्ड, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इज दैट राइट? ठीक है। अब एरिया वेक्टर निकालते कैसे हैं, ये आता है क्या? एरिया वेक्टर निकालना आता है आप लोगों को? अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं आता तो ऐसे कर दो, ये तुम्हारे इमोटिकॉन काम आएंगे। हाँ कार्तिक। सर हम इसमें राइट राइट हैंड रूल यूज करेंगे वेक्टर, राइट हैंड रूल यूज कर ये सकते वेक्टर हो। की जगह पे। ओके, तो एक अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा एग्जांपल के लिए, तो उसका एरिया निकाल सकते हो, एरिया वेक्टर निकाल सकते हो, है ना। यस सर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, सब करना है इसको सॉल्व, ठीक है। एक्स और वाई, एक छोटा सा हमने 5 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस था और 5 सेंटीमीटर ये वाला डिस्टेंस था। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। इसका एरिया वेक्टर कितना आएगा? व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर ऑफ दिस वन? बताइए भाई। सर Z डायरेक्शन में आएगा, हम्म, Z डायरेक्शन 20 में आएगा। सेंटीमीटर आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर 20 कार्तिक? सेंटीमीटर टुवर्ड द स्क्रीन, 20 सेंटीमीटर 25, टुवर्ड द स्क्रीन, 20, 20 सेंटीमीटर 20 टुवर्ड सेंटीमीटर, द स्क्रीन। 20 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर? 20 चैट में towards सेंटीमीटर the लिखो, स्क्वायर चैट। screen. टुवर्ड द स्क्रीन। टुवर्ड्स द स्क्रीन, अच्छा अंदर की तरफ आएगा, Yes, sir. ठीक है, कूल। तो एरिया वेक्टर बेटा बेसिकली आप दोनों डायरेक्शन में ले सकते हो, पहली बात तो, यानी कि अगर ये सरफेस है आपका, तो आपका एन कैप जैसे आप लेते हो, मान लो यूनिट वेक्टर लेना है ना, एरिया के लिए, तो आपका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी आ सकता है और माइनस एन कैप डायरेक्शन में भी आ सकता है ना। वो सिचुएशन के हिसाब से हम यूज करते हैं, वो बात करेंगे उस बारे में भी, ठीक है, कैसे यूज करना है, लेकिन दोनों तरफ आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मैं एक्स से वाई की तरफ जा रहा हूँ, एक्स से वाई की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा। इज दैट राइट? ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. आप एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसा समझ लो, 20 सेंटीमीटर तो एरिया कैसे हुआ कार्तिक? ये तो एरिया में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए ना, यस सर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, यस सर। 20 आएगा पक्का? चलो देखते हैं, इसको सर ये करते 4 हैं। सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर वाई एक्सिस में 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 5 है। सर तब 25 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो सब लोग, एक बार देख लो सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको एरिया वेक्टर समझना चाहिए होता क्या है। कोई भी आपका सरफेस है, लेट से आपने एक सरफेस बनाया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब इस सरफेस के 90 डिग्री पे होना चाहिए एक वेक्टर, है ना, जो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करे, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो दो चीजें हमें एक बार समझ में आई, एक तो ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एरिया में निकालना पड़ेगा। दूसरा वेक्टर है, तो डायरेक्शन कैसे बताता है हमें ये, जो भी सरफेस है, जो भी प्लेन है आपका, उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन आपको एरिया वेक्टर देगी। तो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर,
और है क्या, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, एरिया है। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। कैसे निकालेंगे इसको? लेट्स से कि इसका एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट वो है 5 आई कैप। Yes, सिंक sir. हो रही है ये बात, है ना? Yes, sir. और वाई कंपोनेंट या वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 5 जे कैप। Yes, sir. Yes, sir. बाउंड्रीज देख रहे हैं ना, हम उसकी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो अगर मान लो मेरे को इसका एरिया निकालना था, है ना? एक्स 5 आई कैप था, वाई 5 जे कैप था, और इससे सब पहले तो मैग्नीट्यूड के लिए मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, Yes, sir. है ना? या फिर मैं डायरेक्टली मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, 5 आई कैप क्रॉस 5 जे कैप। ठीक है, दिस विल बी 25 के कैप सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? के कैप वैसे बाद में लिखते हैं। सर आपकी वॉइस कट हो सर रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। 25 के सेंटीमीटर। सर सर ठीक है, सर बीच बीच में से हो जा रही है और स्क्रीन भी चली जा रही है बार बार। ओके। मेरी Yes, sir. क्लियर आ रही है या फिर मफल्ड वॉइस आ रही है, क्लियर मतलब फेडेड आ रही है? आ रही है सर। सर हाँ, अब yes, आ sir. साफ आ रही रही है? साफ सुनाई दे रहा है यस सबको? सर। यस ठीक सर। है, Yes, sir. अब मुझे स्क्रीन का भी बता दो। ओके, थैंक यू। स्क्रीन का भी बता दो एक बार, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? विजिबल है सर। विजिबल है। विजिबल है सर। मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं आएगी दिक्कत इंटरनेट की। ठीक है, आपका अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, अब शायद नहीं होगा। देखो इधर देखो सब लोग। ठीक है, तो भाई सबको समझ में आया कैसे निकाला हमने? ये पहले मैग्नीट्यूड निकाला हमने, है ना? 5 × 5 उसका जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम। क्रॉस प्रोडक्ट लेना सबको आता है, राइट हैंड थंब रूल। यस सर। यस सर। एक्स लो, वाई के डायरेक्शन में फोल्ड करो, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थंब आपको क्या दे देगा, आपका क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा क्रॉस प्रोडक्ट का, एरिया है ना? वेक्टर। हाँ, तो एरिया वेक्टर के लिए आपको हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालनी है सरफेस से। ठीक है, चलो भाई, एंगल पे कैसे डिपेंड करता है ये समझ में आया ना सबको? Yes, sir. यस सर। पक्का समझ में आया, यस सर। Yes, sir. है ना? एंगल पे इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रही थी वो भी तो चेंज हो जाएंगी। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए तो फ्लक्स कितना होगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस मेरा परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो मेरा फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। सर मैक्सिमम। कितना जीरो। आएगा, जीरो? जीरो या मैक्सिमम? मैक्सिमम दो ही ऑप्शन जीरो। बनेंगे मेरे हिसाब से तो। Zero. जीरो वाले जीरो लिख दो चैट में, और मैक्सिमम वाले मैक्स लिख दो चैट में। यार थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आंसर करेंगे। आप में से कोई आंसर ही नहीं कर रहा है, एक दो बच्चे कर रहे हैं बस। बेटा ऐसे मजा नहीं आएगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में। देखो कुछ बच्चे जीरो लिख रहे हैं, कुछ मैक्सिमम लिख रहे हैं, बट दे आर आंसरिंग। आप लोगों को भी आंसर करना है सबको। ठीक है, जो बच्चे बाकी जो बचे हुए हैं, ठीक है, आंसर करो। क्या लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए? जीरो। सर मैक्सिमम। सर सरफेस है कि सर्फ एरिया वेक्टर है? सरफेस लिखा है या एरिया वेक्टर लिखा है मैंने? Surface. सरफेस। फिर फिर मैक्सिमम आएगा। हाँ। भाई अगर आपका जो ये एरिया है, सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब सरफेस की बात हो रही है,
अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी सारी पैरेलल, तो मैक्सिमम नहीं पास हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे। Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं Yes, इसको sir. एंगल पे कर दूंगा, अगर मैं इसको किसी एंगल पे कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, तो जितनी पास हो रही थी उतनी सारी नहीं हो पाएंगी पास, कुछ बाहर भी जा सकती है ना, एंगल Yes, पे sir. की वजह से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे मेरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रहने लगेगा, वैसे वैसे, अच्छा इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, E डॉट डी एस, ये याद है सबको, Yes, sir. फाई Yes, इक्वल्स sir. टू E, तो इसमें यही तो निकल के आता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो इसमें आपका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला, तो कॉस थीटा में कितना हो जाएगा जब आपका 0 डिग्री बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा, सरफेस अगर परपेंडिकुलर हो गया तो, समझ में आ रही सबको बात, ये अगर सरफेस परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी तो इस डायरेक्शन में ही आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन Yes, में, sir. है Yes, ना। sir. ई और ए दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, Parallel. Parallel. है ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, विच विल बी 0 1, degree. Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो अगर कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट मेरा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, 1. 1. कॉस थीटा और साइन One. थीटा दोनों -1 से 1 रेंज करते हैं, Yes, sir. Yes, -1 Yes, से sir. 1 रेंज करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों, है ना। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 अगर अचीव हो गई तो मेरा फ्लक्स ऑल ओवर मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा, Yes, 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 sir. Yes, that's sir. how that's how it is determined। ये चीज याद रखनी बस, और बाकी सब चीजें इजी है। जैसा कि मैंने बताया एन कैप और माइनस एन कैप दोनों हो सकते हैं आपके, दोनों हो सकता है आपका एरिया वेक्टर। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में थी, एक्स वाई प्लेन में थी मेरी, मान लो, है ना, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थी, तो फिर मैं एन कैप ले लूंगा, है Yes, ना। sir. अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती तो फिर मैं माइनस एन कैप ले लेता, अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब, है ना। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, वो सब चीजें क्वेश्चंस करते वक्त समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई आगे चलें, Yes, sir. चलो sir. थोड़ा सा पेस अप करते हैं, क्योंकि अब बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, तो थोड़ा सा तेज चल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आप ई डॉट डी एस यूज कर सकते हो, ई डी एस कॉस थीटा यूज कर सकते हो। अच्छा डीएस क्या है, समझ में आ रहा है सबको, व्हाट इज डीएस, Yes, sir. yes, है ना। sir. Yes, अगर sir. आपका बहुत बड़ा मान लो कोई सरफेस एरिया है, तो आपको नहीं पता, इरेगुलर शेप है, नहीं पता कैसे निकालना है, तो आप क्या करोगे, डीएस लोगे, एक छोटा सा पोर्शन लोगे जिसका कि एरिया होगा डीएस, है ना। तो उस Yes, डीएस Yes, को sir. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के इंटीग्रेट करोगे पूरे सरफेस एरिया में, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि हमें एरिया पता है या हम निकाल सकते हैं, तो ही हम सॉल्व कर पाते हैं फ्लक्स के बारे में, पूरे सरफेस का अगर निकालना है तो, अदरवाइज हमें कोई गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं निकाल पाओगे ना एक इरेगुलर सरफेस की, तो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इंटीग्रेशन इज द वे। अगर कोई पूछे कि इरेगुलर सरफेस है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेट करेंगे, क्या बोलोगे आप, Integrate इंटीग्रेट, करेंगे. Integrate. Integrate. और कोई तरीका नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम लिमिट्स नहीं रख सकते हर एक शेप के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले पेपर में, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप लोगों को क्या यूज करना है, ई डॉट डी एस, राइट, Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है. सेम रहने वाली है वो, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल Yes, गिव sir. यू फ्लक्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, Yes, sir. Yes, स्केलर sir. क्वांटिटी डी फ्लक्स, ये भी याद रखना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकल रहे हैं दो वेक्टर्स के, ठीक है। और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है, ये भी आप अज्यूम कर सकते हो, अज्यूम क्या कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो, है ना, फॉर्मूले से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किए थे, Yes, sir. ठीक है। तो यूनिट भी आप लोग को याद रखनी है क्योंकि यूनिट पे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप यूनिट नहीं भूलें, ठीक है। चलो भाई अब हम
एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो कि हमारा क्या बोलते हैं इसको, गॉस लॉ में भी काम आता है Yes, sir. ना। चलो, तो कैसे निकालेंगे हम निकाल रहे हैं फ्लक्स प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल। कोई छोटा सा चार्ज पार्टिकल है स्फेयर के अंदर, उसकी वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो हमें निकालना है। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया कौन सा है। यही पूछोगे ना तुम कि अगर फ्लक्स की बात कर रहे हो आप, तो आप हमें दो चीजें बताओ सर। पहले तो दो चीजें बताओ, पहले तो आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्या है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा ये बताओ कि कौन से सरफेस एरिया पे निकालना है। फिर हम आपसे पूछेंगे कि एंगल क्या था उन दोनों के बीच में, पर वो तीसरी चीज है। सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ कि कौन से एरिया में निकालना है। ठीक है, तो हमें स्फेयर के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? Sphere के लिए। Sphere. ये निकालना है। ठीक है, तो स्फेयर में क्या करेंगे, सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, डीएस या डीए, Yes, है sir. ना। Yes, सरफेस sir. एक छोटा सा एरिया का पैच ले लेंगे, छोटा सा पैच ले लेंगे डीए। ठीक है, ई डॉट डी ए। अब सिंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मेंशन नहीं किया आपको कि नॉन यूनिफॉर्म है। जब तक नॉन यूनिफॉर्म मेंशन नहीं करेंगे आपको समझ के चलना है कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो सिंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप ई डॉट डी ए डायरेक्टली यूज कर रहे हो, या फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म भी है तो आप इंटीग्रेशन कर दो ई डॉट डी ए का। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यूनिफॉर्म है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वैसे भी बाहर ले लोगे। राइट, समझ में आ रही है बात सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, अगर sir. यूनिफॉर्म है तो आप उसको भी बाहर ले लोगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं तो इंटीग्रेट क्यों करें भाई इसको, है ना। अंदर क्या बच जाएगा, केवल एरिया बच जाएगा, डीए बच जाएगा, जिसको आपको पूरे स्फेयर के लिए इंटीग्रेट करना है। तो भाई डीए को जब पूरे स्फेयर पे इंटीग्रेट करोगे तो एरिया क्या निकल के आएगा, 4 पाई r² निकल के आएगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। दिस विल बी योर एरिया। ठीक है, सबको समझ Yes, में तो आ रहा है? अच्छा, कॉस Yes, थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की वैल्यू 1 ली है हमने, ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. आ गई। Yes, sir. Yes, sir. कोई भी आप सरफेस पे अगर आप कोई भी छोटा सा एरिया का पैच लेते हो, ठीक है, तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा, डीए वेक्टर जिसको तुम बोलोगे छोटे से डीएस सरफेस के लिए, वो एरिया वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली तो होगा, Yes, sir. क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Yes, sir. तो उसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो जाएगा तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ईडीए लिख दिया डी फाई ई को। अच्छा, डी फाई ई क्या है ये समझ में आया? Yes, sir. जब एरिया छोटा सा ले रहे हैं, डीए एरिया छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, तो उससे निकलने वाले फ्लक्स को हम डी फाई तो बोलेंगे बेटा, पूरा फ्लक्स थोड़ी ना होगा, पूरा फ्लक्स तो पूरे स्फीयर के लिए होगा, है ना। Yes, वो तो sir. हमको डी फाई ई को इंटीग्रेट करके मिल जाएगा। तो डी फाई ई को इंटीग्रेट करो लेफ्ट साइड में, आपका आंसर आएगा फाई, है ना। फाई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स। क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड जो चैप्टर पढ़ते थे उसमें फाई बी लिख देते थे, याद आ रहा हो तो आपको, Yes, है ना, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाता था वो। चलो भाई, ये तो बहुत इजी चीजें हैं, समझने वाली चीजें। तो आगे क्या करते हैं, ई इंटू 4 पाई r² इक्वल्स टू फाई ई आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है स्फीयर की वजह से? Yes, sir. के क्यू अपॉन r² होती है सरफेस पे। Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ी देर है ना, तो उसको रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो। भाई के को क्या रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस आंसर आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, r² से r² कट हो जाएगा, क्या बनेगा भाई, फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q Q by upon epsilon naught. epsilon naught. बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो गॉस लॉ पढ़ते हैं। अब इतना समझ में आ गया तो गॉस लॉ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि गॉस लॉ बस आपका ये बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। यानी कि अगर आप कोई सरफेस लेते हो जिसको कि आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो, ये वो सरफेस होता है जिसकी कंसिडरेशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, जिसपे आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। क्या होता है भाई गॉसियन सरफेस? कौन बताएगा, किसी को पता है गॉसियन सरफेस क्या होता है? सर इमेजिनरी सरफेस होता है जो जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हाँ, एक 3 डायमेंशनल सरफेस होगा बेसिकली, है ना, जिससे कि आप फ्लक्स निकाल सकते हो।
कोई भी फील्ड है, कोई भी वेक्टर है आपका, उससे आप क्या निकाल सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी, और प्रॉपर्टीज क्या होती है गॉसियन सरफेस की, एनी आइडिया? नो सर। अच्छा, गॉसियन सरफेस, ये तो पता है ना कि गॉसियन सरफेस अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग होगा, यस सर। है ना। यस सर। बेसिकली आपका गॉसियन सरफेस की ज्यादा रूल्स नहीं है, छोटी सी बातें हैं कुछ। तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो जिस भी बॉडी की, है ना, जिस भी चीज की, जैसे सिलेंडर की अगर हमको लाइन चार्ज की निकालनी है, या शीट की निकालनी है, बार रॉड की निकालनी है, तो आपका गॉसियन सरफेस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को इनकैप्सुलेट करना चाहिए, यानी कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ गॉसियन सरफेस बना दिया, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड भी आ रहा था, लेकिन आपने केवल लेफ्ट साइड में ही बना दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो यस सर। सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस सबको आपको कंसिडरेशन में लेना है। ऐसा आपको गॉसियन सरफेस बनाना है, ये प्रॉपर्टी होती है गॉसियन सरफेस की। ठीक है, तो अभी आगे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा वो तो, कि कैसे बनती है। बस जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, कि अंदर जो चार्ज आएगा गॉसियन सरफेस के, केवल उसी की वजह से फ्लक्स को काउंट करना है ना। फाई नेट विल बी इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको देगा गॉस लॉ। दिस इज योर गॉस। ठीक है, पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने। अब यस सर। फ्लक्स फ्लक्स निकालने का एक और तरीका हम पढ़ के आए हैं, ई डॉट डी होता है क्या, अभी पढ़ के आए यस। इलेक्ट्रिक ना, ई यस डॉट डी। सर। चलो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, इन केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म भी रही, कांस्टेंट भी रही, तो बाहर निकाल लेना इंटीग्रेशन से, है ना। डीए को इंटीग्रेट कर देना पूरे सरफेस के लिए। ठीक है, तो ई डॉट डीए अगर फर्स्ट केवल वन चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं तो आएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. है ना। यस Yes. सर। ई डॉट डीए, ई टू डीए जब निकालेंगे सेकंड वाले चार्ज के लिए, तो आएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. यस लेकिन सर। जब E3 डीए निकालेंगे, ई थ्री डॉट डीए, यानी थर्ड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उसको जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे डीए के साथ में, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा? नो नो सर। सर। ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज बाहर है, गॉसियन सरफेस के बाहर है। ठीक है, यस सर। इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी प्रोड्यूस। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आता है कि क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी क्या, सवाल ऐसे पूछता है। जवाब क्या है, कि होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा, उससे फ्लक्स लिंक नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। यस सर। आगे चलते हैं। तो इस वजह से जब हम टोटल क्यू इन निकालेंगे तो Q1 प्लस Q2 लेंगे, Q3 नहीं लेंगे। लेकिन ई डॉट डी आपको पूरा निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेट आनी चाहिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। ये इसलिए बताया गया है अलग से। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, अंदर भी और बाहर भी, है ना। लेकिन क्यू इन क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी लेनी है, लेकिन चार्ज केवल इनसाइड वाला लेना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आगे चले, Yes, चलिए sir. भाई एक सवाल सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक चार्ज q is placed at the center of a cube of side a, the electric flux on one of its faces will be, यहाँ पे चार्ज प्लेस है, कितना होगा? ये तो रटा हुआ होगा तुम लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है भाई सबका? Yes, sir. यस कोई सर। डाउट नहीं है इसमें किसी को? No, sir. No, sir. नो है ना? सर। भाई ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो अगर आप फ्लक्स निकालने जाओगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यही पढ़ा है आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले यस सर। theorem में, है ना। यस सर। ये आपको एक फेस पे निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे कि केवल इस फेस पे निकालने के लिए बोल रहा है, लेट्स से। ठीक है, तो टोटल का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होते हैं ना, Yes, sir. यस। यस सर। है ना। टोटल आपके 6 फेसेस होंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, फ्लक्स एट ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इसका आपको 1/6 निकालना है ना, तो ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। समझ में आता है सबको ये? यस सर Yes, आता sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें सबको, किसी को? नो सर No, sir. ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे चाहिए फ्लक्स इस क्यूब के, मैंने रख दिया एज पे, यहाँ रख दिया तुम्हारा चार्ज, अब बताओ कितना आएगा? 1/, अब बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा? कॉर्नर पे रख दिया, एज पे नहीं, सॉरी कॉर्नर पे रख दिया मैंने चार्ज को, तो कितना आएगा? जानवी आप कल वाली क्लास में थे ना? नो सर, नहीं थे आप? नो सर। बताओ कितना आएगा? सर Q/8 एप्सिलॉन। क्यों 8 क्यों? सर उसको वाई चार्ज 8? को इनक्लोज करेंगे ना तो वो 8 बॉक्सेस से इनक्लोज होंगे 8 क्यूब से, तो 1/Q/8 एप्सिलॉन। वेरी गुड। देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपका चार्ज अंदर रहना चाहिए। अरे गॉस थ्योरम यही तो बोलती है कि अंदर वाले चार्ज को लो, अंदर वाले को, है ना, इनसाइड होना चाहिए। ठीक है। तो जब आप इसको कॉर्नर पे रख दोगे, इस क्यूब के कॉर्नर पे रख दोगे, तो ये इनसाइड थोड़ी होगा, तो सरफेस पे होगा एक तरह से, है ना। तो इसको अंदर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम 4 बॉक्सेस आगे की तरफ से इसको पैक करेंगे ऐसे, राइट। पर ये तो 3D फिगर है, एक तरफ से थोड़ी पैक होगा, पीछे की तरफ से भी लगाने पड़ेंगे ना सेम बॉक्सेस ये। Yes, Yes, sir. sir. समझ रहे हो आप? इधर से भी बॉक्सेस लगाने पड़ेंगे इस चार्ज को अंदर रखने के लिए, इनकैप्सुलेट करने के लिए। ठीक है, पीछे की तरफ से भी लगाने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से टोटल कितने हो जाएंगे? ये 8 क्यूब्स हो जाएंगे, 8 cube. है ना। अगर टोटल 8 हो गए तो ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Yes, sir. यस नहीं यस समझ सर में आया? आ आ गया गया सर। सर पक्का? Yes, यस sir. सर यस सर Yes, sir. यस सर। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं डिस्कस कर लूंगा अगली क्लास में, थोड़ा सा ले लूंगा मैं, कोई ना कॉमन ले लेंगे हम, है ना। अभी काफी टाइम भी हो गया है, पहली क्लास भी है काफी सारे बच्चों की, तो ज्यादा आज लंबा स्ट्रेच नहीं करेंगे, वरना तुम पता चले कल से आ ही नहीं रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत आप लोग अपना रिवीजन करना क्लास के बाद, जो नए बच्चे हैं खासकर, पुराने तो उनको पता है सब, है ना। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेना और कुछ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। मैं आई विल शेयर द डीपीपी, आई विल शेयर द पीवाईक्यूज पहले करना। जिसने कर रखे हैं वो, उनको टाइम हो तो फिर से कर लेना भाई, अगर टाइम नहीं है आप लोगों के पास में तो रहने देना। और जो नए बच्चे हैं वो जरूर करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन टुडेस क्लास? नो ऑल सर। ऑल नो No, ऑल sir. दीज थिंग्स विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है, ओके। सो विल बी कंटिन्यूइंग दिस विद इन द नेक्स्ट क्लास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट होगा, फाइनल लेक्चर, लास्ट लेक्चर अगले वाले क्लास में होगा, ठीक है, कल होगा मतलब मेनली, तो कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. यस सर होमवर्क विल बी पीवाईक्यूज आपको करके आना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय थैंक बाय यू। एवरीवन। बाय सर बाय बच्चों, गुड नाइट।